नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी बागपत से निकल के सामने आ रही बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। पुलिस और किसानों में नोकझोंक हो गई है बागपत में। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे किसान। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। किसानों ने ट्रैक्टर की टक्कर से बैरिकेडिंग को तोड़ा। दिल्ली जाने का पुलिस ने रास्ता किया था बंद। पुलिस और किसान के बीच नोकझोंक हो गई। इस दौरान बागपत से बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर पुलिस और किसानों में नोकझोंक हो गई, जहां पर किसानों ने ट्रैक्टर की टक्कर से बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में थे किसानों ने ट्रैक्टर की टक्कर से बैरिकेडिंग तोड़ दिया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक हो रही है, जहां पर किसानों ने ट्रैक्टर की टक्कर से बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की है। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बागपत की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और किसानों में नोकझोंक हो गई। आगे बढ़ने की कोशिश में किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। आगे बढ़ने के लिए किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी। किसानों ने ट्रैक्टर की टक्कर से बैरिकेडिंग तोड़ी। दिल्ली जाने का पुलिस ने रास्ता बंद किया था, जिसके बाद किसानों ने इसका विरोध किया। किसानों का गुस्सा देख बैकफुट पर पुलिस नजर आई। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 के लिए एसओपी जारी हो चुका है। कुंभ के लिए केंद्र सरकार ने एसओपी जारी कर दिया। बुजुर्गों 10 साल से कम के बच्चों की एंट्री अब नहीं होगी। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर एसओपी जारी कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार को कई जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो अब लगातार जो कंफ्यूजन उठ रहा था उस पर पुनः विराम लग चुका है। अब एसओपी जारी कर दिया गया और एसओपी में कई गाइडलाइंस जारी कर दिए गए, जिसका पालन हर एक को करना होगा। बता दें, एसओपी में साफ साफ कहा गया है कि कुंभ मेले में बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से कई जिम्मेदारियां दी गई प्रशासन को और एसओपी में साफ साफ कहा गया है कि कुंभ में बुजुर्ग और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को अनुमति नहीं दी जाएगी। कुंभ के लिए केंद्र सरकार ने अब एसओपी जारी कर दिया है। जितने भी कंफ्यूजन्स थे कुंभ मेले को लेकर, अब उस पर विराम लग चुका है। बुजुर्गों 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कुंभ में इजाजत नहीं मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगले महीने शुरू होने जा रहे कुंभ मेले के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने एसओपी जारी कर दी है। इसके तहत कुंभ में आने वालों के लिए 72 घंटे के भीतर ही कोविड आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेनी जरूरी होगी। इसके बिना कुंभ में प्रवेश नहीं किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी है। एसओपी के मुताबिक कुंभ मेले में केवल उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जिन्हें कोविड से बचाव की वैक्सीन लग चुकी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि हरिद्वार कुंभ में कार्यरत कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय व्यापारियों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए केंद्र से 2 लाख वैक्सीन की डिमांड की गई है। भारत सरकार से हमने अनुरोध किया है और भारत सरकार ने एसओपी भी जारी की है और हम लोग उनसे 2 लाख टीके की मांग कर रहे हैं। कुंभ में जो लोग लगे हैं उनके लिए, हेल्थ का जो कर्मी है वो तो पहले ही से उनको लग जाएगा। उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी ये वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्टर्स के लोग होंगे और वहाँ के लोकल दुकानदार होंगे और तमाम लोग होंगे जो व्यापक जनसंपर्क में आते हैं, तो उन सब के लिए हम लोगों ने 2 लाख की डिमांड करनी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में धर्म और आस्था का सबसे बड़ा आयोजन कुंभ मेले होने जा रहा है। कोविड-19 के साए में हो रहे इस मेले को लेकर केंद्र सरकार ने एसओपी जारी कर दी, जिसके तहत मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को आरटीपीसीआर जांच कराकर आना अनिवार्य होगा। मेले में आने के लिए रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। बता दें, 65 साल के बुजुर्ग और 10 साल तक के बच्चों को मेले में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुंभ मेले के लिए जारी गाइडलाइन को लेकर मेला अधिकारी दीपक रावत से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी ने। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन हरिद्वार में कुंभ मेले का होने जा रहा है और ये कोविड काल का भी सबसे बड़ा आयोजन है पूरे वर्ल्ड में, जो हरिद्वार में यहाँ पर होने जा रहा है। और अभी केंद्र सरकार ने इस लेके गाइडलाइन जारी की है और हमारे साथ जो पूरे मेले की व्यवस्था देख रहे हैं दीपक रावत जी, मेला अधिकारी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जो एसओपी केंद्र सरकार ने सर जारी की है, अब इसमें कौन कौन से नियम हैं जिनका यहाँ पर पालन कराया जाएगा? देखिए चौधरी जी, ये जो एसओपी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली है, ये बहुत ही एक विस्तृत एसओपी है
और इसमें कई तरह की गाइडलाइंस इसमें हैं, लेकिन प्रमुखता मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक तो ये है कि कुंभ मेला जब शुरू हो जाएगा तो जो भी कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, एक तो उनको 72 आवर्स पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट की वो साथ में लानी तो खैर होगी ही, लेकिन उससे पहले उनको हमारे पोर्टल में रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, उसमें भी उसको अपलोड करना पड़ेगा। और अपने साथ कैरी करने के लिए उसे चाहे वो मोबाइल पे रख लें, चाहे फिर उसकी हार्ड कॉपीज़ लेके आएँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग इन द वर्ल्ड कुंभ कही जाती है। और इस तरह की गैदरिंग्स किसी न किसी प्रोटोकॉल के तहत हों, किसी न किसी तरीके से सभी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सावधानी को ध्यान में रखते हुए हों, क्योंकि इसके जो परिणाम हैं या रैमिफिकेशंस हैं वो बड़े स्तर पे हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ पे काफ़ी जोर दिया गया है, जिसमें कि विशेषकर जो हमने 1000 बेड का कोविड हॉस्पिटल पहले प्लान किया था, उसके तो हमने स्पेस रख ही लिया है, लेकिन उसके अतिरिक्त 2000 बेड का भी और इसमें कहा गया कि आप प्रबंध करें। हैंड वॉशिंग पॉइंट्स का इसमें बहुत जगहों पे कहा गया कि डिप्लॉय होने चाहिए। फूड डिस्पेंसर्स जो सैनिटाइजर्स के हैं वो होने चाहिए। यथासंभव जो हमारे घाट हैं उनकी एंट्री एग्जिट वो सेपरेट रहे, और प्रचार प्रसार और IC एक्टिविटीज़ पे काफ़ी जोर है, क्योंकि जो कोविड अनुरूप आचरण है, साथ ही साथ हमारे जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स हैं इस पे भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। कोई कहीं थूके ना। बड़े पैमाने पे हम इसमें क्योंकि निःशुल्क मास्क का वितरण भी करेंगे, तो उनका भी प्रॉपर तरीके से निस्तारण हो, एक तरह का बायोमेडिकल वेस्ट है वो, उसका ध्यान रखा जाए। तो कुल मिला के काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं जिसका भी हम अध्ययन भी कर रहे हैं और उसी के अनुसार हम पूरी प्लानिंग भी करेंगे। सर देखिए, कोविड के काल में इस समय जो साय में मेले का आयोजन होना है अपने आप में बड़ी चुनौती है। अब इस नई गाइडलाइन के आने के बाद क्या पहले से तैयारी आपने कर रखी है? अब क्या कोई रिवाइज करी जाएंगी तैयारियां और तैयारी बढ़ाई जाएंगी सर? और देखिए, इस गाइडलाइन के आने से सबसे अच्छी बात तो यह है कि एक तो क्लैरिटी आ गई है, साफ साफ हो गया कि कैसे करना है, क्या करना है। दूसरी बात यह है कि अब ये सब जगह हम एक रूपता भी मेला क्षेत्र में इससे बना पाएंगे। इसके तहत जो तैयारियां होनी है, कुछ तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमको खैर इसमें बढ़ाना ही होगा, कुछ हद तक टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बढ़ानी होगी, और साथ ही साथ हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी ज़िले हैं, उनसे बहुत अच्छे समन्वय की आवश्यकता होगी, जिसमें हम अलग अलग स्तर पे, चाहे मेरे स्तर पे बैठक हो, कमिश्नर साहब के स्तर पे हो, चीफ सेक्रेटरी साहब के स्तर पे हो, सभी बैठकों का आयोजन कराएंगे। विशेषकर रेलवे से हमें लगातार टच में रहना पड़ेगा। मैं SOPs अभी उनको भेज भी रहा हूं, क्योंकि हमारे लिए बहुत उचित होगा कि जो ये SOPs हैं, चाहे कोई ट्रेन से आ रहा हो या बस से आ रहा हो, तो जो उसका बोर्डिंग पॉइंट है जहाँ से वो बैठ रहे हों, वहीं से ये इन्फोर्स होनी शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा होगा और मेले में सब लोग आनंद ले पाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे मेलाधिकारी दीपक रावत जी। उन्होंने बताया कि नई जो SOP जारी हुई है केंद्र सरकार की, अब उसी के अनुरूप यहाँ पर व्यवस्था की जाएंगी और मेले को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। आगे बढ़ेंगे। कुंभ मेला क्षेत्र के बैरागी कैंप में हो रहे अवैध खनन की सूचना पर आज राजस्व विभाग की टीम ने छापामारी की। दरअसल यहां के बैरागी कैंप क्षेत्र में NH बनाने वाली कंपनी सेम इंडिया ने अपना प्लांट लगाया हुआ था। 3 दिन पहले मेलाधिकारी दीपक रावत ने भी 25 जनवरी तक कंपनी को प्लांट हटाने के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके समयावधि बीतने के बाद भी क्रॉसिंग प्लांट नहीं हटाया गया। यही नहीं, कंपनी पर इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन के भी आरोप लग रहे थे, जिसके बाद आज SDM को और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर कंपनी को तत्काल प्लांट हटाने और जमीन के समतलीकरण करने लगा रखे है जी। 12 ट्रॉले लगा रखे हैं, 17-18 हमने डंपर लगाए। जितना भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था, जो डेब्रिस पड़ी थी, वो हम ऑलरेडी यहाँ से हटा चुके हैं। अब 2 दिन, एक दिन तो किसान रैली की वजह से आधा दिन पूरा हमारी गाड़ियाँ निकल पड़ी, इन्वेंट्री में फंसी गई, और कल मुख्यमंत्री जी की विजिट की वजह से 2 बजे तक हमारा सारा काम बाधित रहा। फिर भी हमने उसको रात को करने की कोशिश की, रात में जितना हो सके। आज आपको ये जितना भी नज़र आ रहा है, क्रैश बैरियर्स पड़े हैं या जो भी है, ये आज रात तक हम पूरे का पूरा इसको खाली कर देंगे, और 3-4 दिन के अंदर इसमें पूरे के पूरे जितने खड्डे हैं इसको समतलीकरण करके अपने ग्रेडर JCB लगा के रोलिंग करके इसको जैसे पहले था उससे बढ़िया स्थिति। हमको शिकायत मिली थी और DM साहब के आदेश से हम लोग यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे अवैध खनन वगैरह हुआ है, तो हमने आज ये मौके का इंस्पेक्शन किया है। तो क्योंकि सेम इंडिया ने यहाँ पे स्टॉक किया हुआ था NH के लिए, तो इन्हीं पे ही एलिगेशन लग रहे थे कि इन्होंने यहाँ पे अवैध खनन किया है, तो उसी की जांच के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और सेम वाले भी यहीं पे हैं
और NHI से भी यहाँ पे लोग हैं, तो और शिकायतकर्ता भी यहीं पे हैं। तो उनका कहना ये है कि हमने यहाँ पे डंप किया हुआ था और हमने अपना डंप माल ही यहाँ पे उठाया है, और देखने से भी नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई खुदाई वगैरह हुई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो 2 फीट जो दिख रहा है, ये जो नया जो रोड बना है कुंभ का, उसके वजह से थोड़ा सा रोड उठा हुआ है, तो लग रहा है कि यहाँ से कुछ उठा है। लेकिन स्वयं वालों का कहना ये है कि हमारा तो मौके पे अभी भी माल कम से कम 8-10 इंच वैसे ही पड़ा हुआ है। हमने यहाँ से कोई खनन नहीं उठाया, केवल जो हमारा डंप माल था हमने केवल वो उठाया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंडियन आइडल में हिस्सा ले रहे चंपावत के पवनदीप राजन को कार्यक्रम में वोट कर समर्थन देने की अपील की है। सीएम ने एक वीडियो जारी करते हुए उत्तराखंड के सिंगर पवनदीप राजन को वोट करने का आह्वान किया। जारी वीडियो में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, पवनदीप राजन ने अपनी गायिका के दम पर सभी देशवासियों के दिल जीते हैं, इसीलिए सभी प्रदेशवासी पवनदीप राजन को वोट करके शो का विजेता बनाए। हमारी देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले पवनदीप राजन ने इंडियन आइडल में अपनी गायकी के दम पर न सिर्फ देशवासियों के दिलों में जगह बनाई है, बल्कि उत्तराखंड का भी नाम रोशन किया है। मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से पवनदीप के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मेरी उत्तराखंड वासियों से अपील है कि आप अधिक से अधिक संख्या में पवनदीप को वोट और सपोर्ट कर उन्हें विजेता बनाएं। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा इन दिनों पिथौरागढ़ दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की नाकामियां मीडिया के सामने साझा की। प्रदीप टम्टा ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत चीन सीमा तक अलवेदर रोड न बनाए जाने को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कनेक्टिविटी का हवाला देते हुए पिथौरागढ़ में बने हवाई अड्डे में उड़ान न होना भी भाजपा सरकार के मत्थे डाला। टम्टा ने कहा कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर सकेंगे। कहने वाली सरकार सीमांत जिले में हवाई सेवा नहीं कर पाई। प्रदीप टम्टा ने भाजपा के खंडूरी है जरूरी नारे की बात करते हुए चुटकी भी ली। उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप बताते हुए कहा कि भाजपा के पास आगामी चुनाव के लिए कोई चेहरा नहीं। उन्होंने कांग्रेस की ओर से हरीश रावत को मुख्य चेहरा बताया। प्रदेश में जिला योजना समिति चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए प्रदीप भट्ट ने कहा कि जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हो सकते हैं, विधान परिषद के चुनाव हो सकते हैं, स्थानीय चुनाव हो सकते हैं, तो उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव हो सकते हैं, तो फिर जिला योजना समिति के चुनाव क्यों नहीं हो सकते। जीरो टॉलरेंस सरकार में मंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का आपसी तालमेल ही नहीं, मंत्री चुनाव कराने के पक्ष में अनुमोदन देते हुए लेकिन मुख्यमंत्री उसके ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। सिर्फ कोरोना केवल जिला योजना समिति के चुनाव पर ही लगा हुआ है। ये बड़ा हैरानी है कि उत्तराखंड राज्य में 1 साल से अधिक समय हो गया है पंचायतों के चुनाव हुए और जिला योजना समिति का चुनाव न होना, यह अपने आप में दर्शाता है कि सरकार किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, पंचायतों को किस तरीके से पंचायतों के पर कतर रही है। आगे बढ़ेंगे। भारत चीन नेपाल से लगे धारचूला के सीमांत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। पहली खेप में 480 वैक्सीन ही धारचूला पहुंची, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन के साथ टीकाकरण शुरू हो चुका है। धारचूला में टीका पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया। टीकाकरण के कार्य में नेटवर्क बाधित बना हुआ है। नेटवर्क बाधित होने के कारण में टीकाकरण में देरी हुई। पहला टीका चिकित्सालय के स्टाफ नर्स को लगाया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर पालिका परिषद मसूरी और जल संस्थान मसूरी एवं हिलदारी के सामूहिक प्रयास से मसूरी सिविल राज्य के संयुक्त चिकित्सालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सोमवार को 130 से अधिक सफाई कर्मचारियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र ने बताया कि चिकित्सकों ने सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य जांचने के साथ कोविड-19 की जांच की गई और उन्हें निःशुल्क परामर्श और दवाइयां भी दी गई। इस दौरान हिलदारी संस्थान के प्रबंधक अरविंद शुक्ला ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। सफाई कर्मचारी स्वस्थ रहेंगे तो शहर स्वच्छ रहेगा।
और अब बात मसूरी की, जहां पास टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम चड़ोगी में रविवार को देर रात को गौशाला में अचानक आग लगने के कारण गौशाला में बंधे सारे मवेशी बुरी तरह आग से झुलस गए हैं, जिससे करीब 20 बकरियां, 2 गाय की मौत हो गई, जबकि 2 गाय बुरी तरह से झुलस गए। आग लगने से गौशाला भी जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। उन्होंने कहा कि नियमानुसार कार्रवाई कर पीड़ितों की मदद की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के कांग्रेस उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, उत्तराखंड के आंदोलन में शहीद हुए लोगों और आंदोलनकारियों की हमेशा यह सपना रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में बने, लेकिन हाल में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की जनता से देहरादून को राजधानी समझ लेना चाहिए कि बयान से उत्तराखंड की जनता काफी आहत है। वहीं कांग्रेस भी मुख्यमंत्री के इस बयान का पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री देहरादून को राजधानी मानने की बात कह रहे हैं तो गैरसैंण को लेकर तमाम तरीके के ड्रामा क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मनरेगा के तहत 100 दिन की जगह 150 दिन काम देने की बात कह रहे थे, लेकिन उसके लिए बजट व्यवस्था सरकार के पास नहीं। प्रदेश में 6 लाख पंजीकृत श्रमिक हैं, जिसके लिए सरकार को बजट की व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने कहा, अगर आंकड़ों की बात की जाए तो सरकार पर मनरेगा के तहत मात्र 46 दिनों के लिए श्रमिकों को पैसे देने के लिए बाकी की व्यवस्था कहां से होगी, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। आंदोलनकारी जिन्होंने इस राज्य के निर्माण के लिए शहादत दी, गैरसैंण राजधानी बने, ये उनकी सोच थी और उस सोच को साकार करना प्रत्येक उत्तराखंड के नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारे मुख्यमंत्री जी एक तरफ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करते हैं और दूसरी तरफ बयान देते हैं कि देहरादून को ही राजधानी समझा जाए, तो ये अपने आप में मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की दोहरी जो मानसिकता है और जो डबल स्टैंडर्ड है उसको परिलक्षित करता है। वो इस बात के लिए क्लियर नहीं है कि राजधानी आखिर राज्य की बनेगी कहाँ, और जब ये सब है तो फिर गैरसैंण पर ये नाटक क्यों। अगर वो चाहते हैं कि राजधानी देहरादून बने तो इस बात को साफ करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि फिर हम गैरसैंण पर 1 रुपये खर्च नहीं करेंगे। एक तरफ बजट सत्र गैरसैंण में होगा, दूसरी तरफ राजधानी देहरादून को समझना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी अपने इस डबल स्टैंडर्ड से और मुख्यमंत्री का जो बयान है ये आंदोलनकारियों की भावना पर चोट है, पूरी तरह से उत्तराखंड विरोधी बयान है। गैरसैंण को हमारे राज्य की राजधानी बनना चाहिए, वो हमारी अस्मिता का प्रतीक है और हमारे जो शहीद हुए हैं आंदोलनकारी, ये उनकी भावना की रक्षा करने वाला काम है। उस गैरसैंण पर कांग्रेस ने जो काम किया हरीश रावत जी के कार्यकाल में, वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। भाजपा ने इन 4 सालों में 4 रुपये वहाँ पर खर्च। इसी के साथ देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।